कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम? कल जो भी हम लोग पढ़े थे उसमें कोई प्रॉब्लम है? सब कुछ समझ में आया रहा है ना? कल हम लोग कुछ नोट डाउन भी करवाए थे, कल क्लास के थे। अच्छा, उसमें हम लोग का कुछ पॉइंट जो है बचा हुआ था। हम लोग जो है कहाँ तक किए थे? लोकतांत्रिक, है ना? हम लोग को समाजवाद भी हो गया था, समाजवाद नहीं हुआ था, ठीक है। हम लोग का जो है समाजवाद और इसमें एक और है पंथ निरपेक्षता। ये दो पॉइंट हम लोग का जो है बचा हुआ है, ठीक है, जो नोट डाउन नहीं करवाए थे हम। समाजवाद तो कल बता दिए थे हम लोग कि समाजवाद जो है क्या होता है ना? समाजवाद जो है फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। समाजवाद जो है हम लोग कल बताए थे कि समाजवाद में जो इंटरनेशनल जो थ्योरी है ना, इंटरनेशनल जो थ्योरी है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो है संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, है ना? मतलब सभी संसाधनों पर सरकार का जो है क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। तो सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण मतलब जो है जो भी संसाधन है उस राज्य में उस सारे संसाधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण हो गया। ये जो है समाजवाद का इंटरनेशनल परिभाषा है, ठीक है। और सरकार क्या करती है? जब सारे संसाधनों पर नियंत्रण जब उसका हो जाता है तो फिर उसको जो है किस आधार पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है? इक्वलिटी के आधार पर, है ना? इक्वलिटी के बेस पर जो है वो क्या करती है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। मतलब जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करती है कि सभी को जो है एक समान जो है मिले। क्लियर? ये जो है इंटरनेशनल थ्योरी है। हमारे यहाँ का अगर समाजवाद देखें, अगर भारतीय समाजवाद देखें, भारत में अगर समाजवाद देखें तो यहाँ का समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। समझ में आया? यहाँ का समाजवाद का मतलब हुआ लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद, तो लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या मतलब? लोकतंत्र में तो सभी लोगों को समान माना गया है ना? लोकतंत्र में सभी लोगों को समान, तो सभी लोग समान मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि सारे संसाधनों पर क्या हुआ? सरकार का नियंत्रण हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या हो गया कि यहाँ पे जो है सारे संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब सारे संसाधनों पर नियंत्रण करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पूंजीपति हैं उनके भी जो है धन है उसको भी क्या किए? कैप्चर कर लिए। मतलब सरकार क्या करती है कि जो पूंजीपति होते हैं, कैपिटलिस्ट होती है, उसके धन को कैप्चर कर लेती है। समझ में आया? क्योंकि ये क्या करता है? ये स्पेशली जो है अनइक्वलिटी को जो है बढ़ावा देता है। मान लीजिए पूंजीपति है, उसके पास जो है 300 लाख करोड़ रुपया का धन है, 300 करोड़ रुपया का धन है, और किसी पास जो है 300 रुपया भी नहीं है, तो ये अनइक्वलिटी हो गया ना? समझ में आया? तो अनइक्वलिटी ना हो इसलिए सरकार क्या करती है? सबको ले लेती है और जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्लियर? तो हमारे यहाँ क्या है, इस तरीके का जो है प्रोविज़न नहीं है। हमारे यहाँ सिंपल सा है कि जो है यहाँ पे पूंजीपति को भी रखा गया है और सरकार को भी रखा गया है। मतलब हमारे यहाँ जो है पूंजीपति, ठीक है, और सरकार,
दोनों का जो है मिश्रण है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, पूंजीपति को भी यहाँ पे स्थापित किया और सरकार भी जो है नियंत्रण में कुछ चीज़ों को अपने पास रखी हुई है, मतलब दोनों को मिक्स कर दिए हैं। हम लोग बोलते हैं कि जैसे ये जो समाजवाद है ये क्या है, मार्क्स के आधार पर है ना। ये जो है मार्क्स के आधार पर जो है, ये मार्क्स आप लोग नाम सुने होंगे कार्ल मार्क्स का, है ना। कार्ल मार्क्स को बोला जाता है कि समाजवाद को जो है उन्होंने ही स्थापित किया था, कार्ल मार्क्स ने। तो मार्क्स के आधार पे क्या था कि जो है सभी संसाधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, समाज का, मतलब समाज सरकार का, ठीक है। और वही जो है समतामूलक समाज का स्थापना कर सकता है, क्लियर। और इसके लिए जो है उसने तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था कि जो है तरीका था कि संघर्ष मतलब क्रांति करना होगा। तो उसने क्रांति की बात की कि क्रांति अगर करेंगे तो क्या होगा कि जो है हम लोग जो है सारे संसाधनों पर जो है अपना नियंत्रण रख लेंगे और अपना नियंत्रण रखने के उपरांत जो है सबको समतामूलक समाज हम बना देंगे। इसका जो है व्यवहारिक रूप कहाँ नज़र आता है, रसिया में, क्योंकि ये थ्योरी में था। अभी तक जो है मतलब ये थ्योरी में चल रहा था कि जो है हम लोग जो है समाजवाद ले आएंगे, लेकिन थ्योरी में ही चल रहा था। लेकिन व्यवहारिक रूप जो है पहली बार कहाँ निकल के आया, रसिया में। रसिया में जो है पहली बार जो है समाजवादी क्रांति हुआ, जिसको हम बोलते हैं ना रूस की क्रांति, है ना। रूस की जब क्रांति हुई उसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। तो रूस की जब क्रांति हुई तो पहली बार जो है वहाँ पे क्या था, जार का शासक था। जार जो है राजा, है ना, राजा का शासन था। तो राजा तो था, तो सिंपल सी बात है, राजा तो भाई तानाशाह होता है, अपने हिसाब से राज्य को चलाता है, उसको पब्लिक से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो उस स्थिति में जो है बोला जाता है कि वहाँ पे जो है क्रांति हो गया। और क्रांति होने के बाद जो है वहाँ पे समाजवादी जो है सरकार, फर्स्ट टाइम किसी देश में समाजवादी सरकार की स्थापना हुआ था, क्लियर, फर्स्ट टाइम। लेकिन थोड़ा सा चेंज था। मार्क्स का जो है समाजवाद, और चूँकि लेनिन ने किया था, रूस का जो क्रांति हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, वो किसने किया था, लेनिन ने। तो लेनिन ने क्या किया था, चूँकि मार्क्स ने जो है इसने जो है सिर्फ श्रमिकों को शामिल किया था, जो श्रमिक या मजदूर जो है उनको, क्योंकि ये इसका जो कॉन्सेप्ट था वो जो है औद्योगिक क्रांति का कॉन्सेप्ट था। मतलब औद्योगिक क्रांति में दो ही वर्ग होगा, या तो जो है पूंजीपति होगा, या तो फिर जो है श्रमिक होगा, जो काम करते हैं कारखाना में, वही होगा। तो उसी को आधार बनाकर जो है इसने जो है क्रांति करने की बात की थी। लेकिन लेनिन ने क्या किया कि इसमें श्रमिक के साथ साथ जो है कृषक को भी जोड़ दिया। समझ में आया? लेनिन ने क्या किया कि दो वर्ग को जोड़ा, मजदूर तो जोड़ा ही, और साथ में जो है किसानों को भी जोड़ दिया। किसानों को भी माना कि ये भी क्या है, शोषित वर्ग है, ये भी जो है वंचित वर्ग है। और उसको जोड़ने के साथ जो है क्या किया कि जो है क्रांति किया। तो मार्क्स का ही थ्योरी था, लेकिन उसमें जो है लेनिन ने थोड़ा बदलाव कर दिया। तो उसने क्या किया, कृषक को ले आया। समझ में आया? तो कृषक जब आया तो लेनिन का जो है थोड़ा सा उसी समाजवाद में थोड़ा बदलाव हुआ, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लेनिनवाद। उसको लोग बोलते हैं लेनिनवाद, मतलब जो है लेनिन का समाजवाद, ठीक है। तो लेनिन का समाजवाद आ गया। लेकिन वहाँ पे जो है एक चीज़ था कि वहाँ पे हिंसा नहीं हुआ था। रूस की क्रांति में बोला जाता है कि बिना खून बहाए जो है सत्ता पलट हो गया था। मतलब वहाँ पे हिंसात्मक नहीं किया गया था, आंदोलन के माध्यम से किया गया था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जब राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में, तो वहाँ पे बोलते हैं कि दो चरण में चलता है आंदोलन। एक तो गांधी के साथ चलता है आंदोलन, और एक जो है जो क्रांतिकारी आंदोलन चलता है। तो क्रांतिकारी भी तो आंदोलन कर रहे थे और गांधी भी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन दोनों में फ़र्क था। गांधी का आंदोलन क्या था, अहिंसक आंदोलन था। आंदोलन वो भी था, मूवमेंट वो भी था, लोग जो है सरकार के खिलाफ वो भी जो है कार्य कर रहे थे, लेकिन उसमें हिंसा नहीं था। क्रांतिकारी भी आंदोलन कर रहे थे, वो भी जो है चेंज करना चाहते थे व्यवस्था को, लेकिन वहाँ पे हिंसा था। तो हिंसात्मक और अहिंसात्मक ये दो तरीके का जो है आंदोलन चला भारत में भी, एक गांधीयन थ्योरी से और एक जो है क्रांतिकारी, जैसे भगत सिंह बोल लीजिए, है ना, या फिर मान लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद का बोल लीजिए, चाहे जो भी क्रांतिकारी थे उनका एक चला। लेकिन दोनों का उद्देश्य था देश को आज़ाद कराना, उद्देश्य एक था, लेकिन रास्ता अलग अलग था, ठीक है। तो उसी तरीके का समाजवाद जो है हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो समाजवाद था इसको वामपंथ भी बोलते हैं। तो ये जो समाजवाद था, इस समाजवाद में जो है क्या है
इस समाजवाद में सिंपल सा था कि यहाँ पे जो है ये लेनिन ने जो है यहाँ पे किसानों को भी इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये समाजवाद हो गया। क्लियर। अब इसी समाजवाद में जो है यही समाजवाद आगे चलकर चीन में आया। ठीक है, यही समाजवाद जो है जब रूस में जब क्रांति हुआ तो पूरे विश्व में फैलने लगा समाजवाद, भारत में भी समाजवाद आने लगा, अन्य देशों में भी जाने लगा। तो मालूम चला कि जब समाजवाद जब आना स्टार्ट हुआ तो सिंपल सा बात है कि चीन में भी समाजवाद आया, और उस समाजवाद ने क्या किया कि चीन में क्रांति करवा दिया। ठीक है, तो वहाँ पे जो समाजवाद चीन में आया, वहाँ पे जो है उसका नेतृत्व किसने किया? माओ ने। ठीक है, माओ ने जो है वहाँ पर नेतृत्व किया। लेकिन यहाँ पे जो लेनिन का समाजवाद था और जो माओ का समाजवाद था उसमें दोनों में फ़र्क था। वहाँ पे अहिंसात्मक जो है क्रांति किया गया था और यहाँ पे हिंसात्मक जो है क्रांति किया गया था। मतलब यहाँ पे हिंसा किया गया था, खून बहाया गया था। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया? माओ का समाजवाद, मतलब माओवादी समाजवाद। समझ में? तो माओवादी में यहाँ भी व्यवस्था पलटना था, यहाँ भी व्यवस्था पलटना था, और मार्क्स के समाजवाद में भी व्यवस्था पलटना था। तीनों में व्यवस्था पलटना था, उद्देश्य ही था, लेकिन तरीका अलग अलग था। समझ में? तरीका अलग था। ये श्रमिकों के द्वारा करना चाहता था मार्क्स, लेनिन जो है श्रमिक और कृषक का गठजोड़ बना के किया, और माओ ने जो है इसने श्रमिक और किसान दोनों को पकड़ा, लेकिन हिंसा के माध्यम से, बंदूक हथियार के माध्यम से किया। तो ये माओवादी हो गया। ठीक है, एक जो है यहाँ पे समाजवाद जो रसिया का है, श्रमिक और किसान वर्ग को लेकर चला, तो जो लेनिनवाद हो गया वो समाजवाद हो गया। तो इन सब को जो है माओ को मिला लीजिए, मार्क्स का मिला लीजिए, है ना, लेनिन का मिला लीजिए, चाहे भारत में जो है गांधी और नेहरू का, ये लोकतांत्रिक समाजवाद किसका था? थ्योरी गांधी प्लस नेहरू। भारत में जो है गांधी और नेहरू का ही जो है समाजवाद है। ठीक है, जिसमें जो है पूंजीपति को भी रखा गया और सरकार को भी रखा गया। ठीक है, इन तीनों को मिला दीजिए, यही क्या कहलाया? वामपंथी। यही कहलाया वामपंथी। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, वामपंथी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई जो है रशियन समाजवाद को मानता है, कोई जो है गांधीयन समाजवाद को मानता है। कांग्रेस के अंदर में भी दो समाजवाद था, एक जो है गांधीयन को मानने वाला था और एक जो है रशियन को मानने वाला था। तो रसिया से संबंधित जो समाजवाद को लेके आना चाहता था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थे, मार्क्सवादी पार्टी थे। ठीक है, उस टाइप का पार्टी जो है अभी भी भारत में जो हिंसा नहीं बल्कि जो है अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? लेबर को या श्रमिक को या किसानों को जो है वो न्याय दिलाना चाहते हैं। ठीक है, और एक दूसरा भी है, माओवादी भी है, जो क्या करना चाहता है? हथियारों के बल पे जो है पलट कर सत्ता को जो है न्याय करना चाहता है। तो नक्सलिज्म क्या है? ये जो है माओवादी समाजवाद है, जो हिंसा करना चाहता है, हिंसा के माध्यम से पलटना चाहता है। समझ में? तो हमारे यहाँ समाजवाद जो है किस तरह का है? लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब लोकतंत्र के अंदर में हम लोगों ने समाजवादी व्यवस्था को बना दिया। समझ में? तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ सरकार नियंत्रण में भी ले लेती है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है वहाँ पे सरकार ओपन भी कर देती है। क्लियर? इसलिए हमारे यहाँ जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो है सरकार भी शामिल है और पूंजीपति भी शामिल है, प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल है। क्लियर? प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल है, टाटा स्टील भी बनाता है, सरकार का भी सेल स्टील बनाती है, दोनों की कंपनी है ना। BSNL भी कम्युनिकेशन जो है चलाती है, और साथ में जो है जियो भी चलाता है, एयरटेल भी चलाता है, वोडाफोन भी चला रहा है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ चलता है। दोनों का उद्देश्य क्या रखा गया है? दोनों का उद्देश्य एक है, वो है लोगों को कल्याण करना, लोगों को सेवाएं देना, लोगों को कल्याण करना, मतलब सोशल वेलफेयर। इसीलिए आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब स्वच्छंद छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है कि पूंजीपति जो भी सेक्टर है वहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जो है फ्रीडम दे दिया गया, बल्कि उनके ऊपर कंट्रोल किया गया है। सरकार कंट्रोल करती है, क्यों? क्योंकि वो जो है मोनोपोली ना बना ले और लोगों को जो है वो क्या करने लगे? शोषण ना करने लगे। इसलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कि जो है टेलीकॉम सेक्टर है तो उसके लिए ट्राई बना दिया गया है ना, ट्राई बना दिया गया है। अब ये अथॉरिटी है, अब ये क्या करता है कि ये जो है एक तरह से क्या करता है? रेगुलेट करता है। अगर कहीं पे भी जो भी कम्युनिकेशन सेक्टर का जो भी सेवा है अगर गलत होता है या पब्लिक को जो है वो
मोनोपोली बना लेता है तो ये तुरंत कंट्रोल करता है। इंश्योरेंस सेक्टर है, IRDA बना दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर है, RBI गाइडलाइन कर दी है। ठीक है, तो तरह तरह का जो है हम लोगों ने क्या किया, नियामक बना दिया गया है, रेगुलेटरी बना दिया गया है और कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? तो हमारा समाजवाद जो है उसी तरीके का है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहाँ पे एक ही उद्देश्य है कि जो भी वंचित हैं, है ना, जो भी वंचित लोग हैं, है ना, जो भी शोषित वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाना। हम लोग को उसके साथ क्या करना है, न्याय करना है। क्लियर? तो कभी भी अगर तुलनात्मक देगा क्वेश्चन कि जो है भारतीय समाजवाद जो है अन्य देशों के समाजवाद से कैसे अलग है, अगर क्वेश्चन मान लीजिए दे देगा कि मान लीजिए पूछ देगा कि जो है प्रस्तावना क्या है, क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में निहित समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि भारतीय समाजवाद अन्य देशों के समाजवाद से अलग है? ये क्वेश्चन दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा कि अन्य देशों के समाजवाद से भारतीय समाजवाद अलग है। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि भारतीय समाजवाद किस तरीके का है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहाँ पे सरकार के साथ साथ जो है निजी समूहों को भी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि यहाँ उद्देश्य ये नहीं है कि सारे जो है रिसोर्सेज पे जो है सरकार नियंत्रण कर ले, सारे रिसोर्सेज पे सरकार नियंत्रण ना कर ले, बल्कि जो है सरकार जो है डिस्ट्रीब्यूट करे सारे रिसोर्सेज का, ऐसे करे कि जो है सबको जो है क्या हो, समानता का अधिकार मिले। क्लियर? सबको समानता का अधिकार मिले, इक्वलिटी का अधिकार मिले, और सरकार जो है इसी के आधार पर जो है कार्य करती है। ठीक है, मतलब सरकार का उद्देश्य होता है कि जो वंचित है, जो शोषित है, वैसे लोगों को जो है मुख्य धारा में लाना और वैसे लोगों के साथ जो है न्याय करना, यही यहाँ का समाजवाद है। क्लियर? समाजवाद को अब लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए समाजवादी राज्य, या समाजवादी लिख लीजिए। लिखिए यद्यपि, लिखो यद्यपि मूल संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराने का संकल्प किया गया है। उपलब्ध कराने का संकल्प किया गया है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित मामलों
संबंधित मामलों में निर्णय देते हुए यह कहा था कि प्रस्तावना पूरे संविधान में वर्णित प्रावधानों का सार स्वरूप है। प्रावधानों का सार स्वरूप है। प्रावधानों का सार स्वरूप है। इसलिए यह संभव नहीं है कि संविधान में किसी विषय का जिक्र हो या उल्लेख हो, संविधान में किसी विषय का उल्लेख हो, परंतु यह स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं हो। प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं हो अथवा प्रस्तावना में किसी बात का उल्लेख हो अथवा प्रस्तावना में किसी बात का उल्लेख हो और संविधान में तत्संबंधी उपबंध नहीं हो, इसी आलोक में 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा लिखिएगा, में काट दीजिए। 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो है समाजवादी शब्द जो है
समाजवादी शब्द जो है ये मूल संविधान में नहीं था। क्लियर? ये कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976, है ना। तो क्या ये सवाल ये उठता है कि मूल संविधान के प्रस्तावना में जो है समाजवाद शब्द तो जोड़ा ही नहीं गया था। तो क्या इसका मतलब है कि 1976 के पहले, चूँकि जोड़ा गया 1976 में, तो उसके पहले क्या समाजवाद, हमारा संविधान में समाजवाद नहीं था? सवाल तो ये उठता है भाई, जब 1976 में ही जोड़ा गया तो क्या इसके पहले समाजवाद हमारे संविधान में नहीं था? समाजवादी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं था? अगर था तो कहाँ था? सवाल क्यों उठेगा? क्वेश्चन ये बन भी सकता है कि क्या समाजवादी व्यवस्था 1976 के पहले नहीं था, और था तो फिर 1976 में क्यों जोड़ा गया? अगर था ही तो इसमें क्यों जोड़ा गया? क्लियर? तो ये जो है सवाल एक बनता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इसमें, उसने बोला कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो संविधान में, मान लीजिए प्रस्तावना में कोई अगर शब्द है, इसका जो मूल है तत्व, मान लीजिए प्रस्तावना में कोई शब्द है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रस्तावना में ही सिर्फ वो शब्द है, वो शब्द सिर्फ प्रस्तावना में ही नहीं है, बल्कि प्रस्तावना में अगर कोई शब्द अगर दिया गया है तो ये दिखना भी तो चाहिए। समझ में? मतलब एग्जाम्पल ले लो कि मान लीजिए कि आप बोले कि हाँ मेरे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, लेकिन अब जब दुकान में जा रहे हो चाय पीने के लिए तो पैसा निकाल ही नहीं रहे हो, तो दिखना भी तो चाहिए ना कि आपके पास पैसा है, आप निकालो उसको। नहीं निकाल रहे हो तो क्या समझा जाएगा कि है कि नहीं है, कि झूठ बोल रहा है? ये भी तो हो सकता है ना। तो स्पष्ट नहीं है कि आपके पास है कि नहीं है। वो निकाल कर दिखाओगे कि देखो मेरे पास 500 रुपये है, आप निकाल कर दिखाओगे तब किसी को भरोसा होगा कि हाँ यार इसके पास 500 रुपये है, चलो अब चाय पी सकते हैं। पहले बोलेगा कि हाँ मेरे पास है, लेकिन बोलेगा दिखाओ तो सही कहाँ है। समझ में? तो बोला गया कि ऐसा है कि प्रस्तावना में कोई शब्द है और इसका प्रावधान संविधान में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ में? अगर प्रस्तावना में मान लीजिए कि अगर शब्द दिया हुआ, मान लीजिए कि जो है शब्द दिया हुआ है, मान लीजिए न्याय का, है ना, तो न्याय का शब्द दिया हुआ तो संविधान में न्याय लाने का तो उपबंध होगा तभी ना मानेंगे। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ न्याय, तो यहाँ पे तो जरूर होगा संविधान में प्रोविज़न उसका न्याय लाने के लिए। तो कैसे न्याय लाया जाएगा, जस्टिस कैसे लाएंगे? तो उसका प्रोविज़न संविधान का कहीं न कहीं किसी अनुच्छेद में तो होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। और अगर संविधान में कोई शब्द है, कोई प्रोविज़न है, संविधान में अगर कोई प्रोविज़न है किसी भी चीज़ का, तो वह स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा। समझ में? जैसे मान लो कि अगर संविधान में अगर समाजवाद का प्रोविज़न किया हुआ है, समाजवाद का प्रोविज़न किया हुआ है अलग अलग अनुच्छेद में, तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में भी उद्देश्य है कि भाई समाजवाद हम बनाना चाहते हैं, समाजवादी जो थ्योरी है उसको हम लागू करना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से आना चाहिए। मतलब जो है पैसा अगर है तो दिखना भी तो चाहिए। समझ में? अगर मान लीजिए पैसा जेब में है, ये संविधान क्या है, ये पैकेट है, और ये क्या है, ये दिखना है, ये प्रस्तावना दिखता है कि भाई आपके पास क्या है। तो जब अगर पैकेट में है तो यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ दिखना भी चाहिए। ठीक है? इसी आलोक में बोला गया कि चूँकि संविधान में समाजवादी व्यवस्था, भले स्पष्ट रूप से समाजवाद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस टाइप का व्यवस्था पहले से ही किया हुआ है संविधान में। अगर राज्य का नीति निरूपक सिद्धांत देखेंगे जो मूल संविधान है ना, तो नीति निरूपक सिद्धांत में जो है समाजवादी व्यवस्था आपको मिल जाता है, समाजवादी जो है थ्योरी आपको मिलता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, दिया गया है कि जो है समान कार्य के बदले समान वेतन। ये क्या है? इस समाजवादी थ्योरी है, इक्वलिटी के आधार पर है ना। मान लीजिए समान कार्य के बदले में समान वेतन, अब मान लीजिए कि यहाँ पे भेदभाव होगा। अब मान लीजिए कि महिला है, वो भी वही टीचर का ही काम कर रही है, पुरुष भी टीचर का ही काम कर रहा है, तो दोनों में भेदभाव तो नहीं होना चाहिए।
इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि जो है दोनों का जो है कार्य क्षमता अलग होगा, महिला है तो कमज़ोर है उसका कार्य क्षमता अलग होगा, पुरुष है तो बलशाली है कार्य क्षमता ज़्यादा होगा, ऐसा तो है नहीं, समझ में आया? तो इस आधार पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कोई भी काम है अगर सामान्य रूप से कोई भी कर रहा हो उसको समान उसका जो है वेतन मिलना चाहिए। ये समाजवादी है तो इक्वलिटी के आधार पे है ना, समतावादी लैंगिक समानता की बात कर रहा है ना, लैंगिक समानता कि महिला हो या पुरुष हो या फिर कोई जाति हो, अपर कास्ट हो या निम्न कास्ट का हो, दोनों भी अगर वही काम कर रहा तो उसको भी वही मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इक्वलिटी के आधार पर हो गया। उसके अलावा देखेंगे निःशुल्क जो है विधिक सहायता, अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी पास मान लीजिए कि पैसा नहीं है और किसी पास पैसा है, वो तो केस लड़ लेगा वकील लाके, अगर कोई केस होगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं वकील करने के लिए और हम केस नहीं लड़ पा रहे तो न्याय तो हमको नहीं मिला। न्यायपालिका के पास हम जाके भी क्या करेंगे, क्योंकि तो हम लड़ ही नहीं सकते हैं केस, और लड़ने के लिए जो है न्याय वकील चाहिए, और वकील हम कर नहीं सकते क्योंकि उसका फीस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम कैसे लड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे अनइक्वलिटी हो गया ना, एक के पास साधन है एक के पास साधन नहीं है, तो उसको इक्वल करना पड़ेगा ना, साधन देना पड़ेगा, समझ में आया? तो हम लोग क्या किए, निःशुल्क जो है विधिक सहायता दी है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो सक्षम नहीं है वो चाहे तो वकील जो है करने के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकता है। अभी जाइएगा तो आपका झालसा, झारखंड में झालसा है, आप जाइएगा तो आपको जो है वहाँ पे लीगल कोई भी लीगल अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप चले जाइए झालसा में, आपको लीगल फ्री में, कोई पैसा नहीं लेगा, फ्री में जाएंगे। आपको ज़मीन से संबंधित है, किसी भी चीज़ से संबंधित विवाद है, आप चले जाइए, वहाँ पे वकील सरकार का बैठा रहता है, वो आपको देगा। आपको केस लड़वाना है, आप वहाँ पे आवेदन कर दीजिए, आपको केस लड़ने के लिए सरकार वकील देगा, समझ में आया? तो ये क्या हो गया कि आपके पास नई साधन है तो सरकार आपको क्या करेगा, साधन देगा। तो हो गया ना समाजवाद। समाज क्या कर रहा है, सबको नहीं कर रहा है, लेकिन जो वंचित है जिसको नहीं मिल रहा है उसको सरकार सपोर्ट कर दी, तो क्या हो गया, इक्वल ले आए। एक है लेकिन दूसरे को हमको लाना है, यही यहाँ का समाजवाद है, समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, ये भी क्या है, ये भी समाजवाद का पार्ट है। कैसे, अब मान लीजिए एक वर्ग जो है, एक वर्ग का लेवल जो है यहाँ पे है, एक वर्ग का लेवल जो है यहाँ पे है और एक वर्ग का लेवल यहाँ पे है। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए कि जो है खली है, खली का नाम सुना है ना, है ना, तो खली है, लंबा चौड़ा 7 फीट का व्यक्ति है ना। अब उसके साथ जो है आप राजपाल यादव को लड़वाइएगा तो क्या होगा, राजपाल यादव जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि जो है उसके पास उतना ताकत नहीं है, किसके लिए, खली के साथ लड़ने के लिए। लेकिन राजपाल यादव जैसे व्यक्ति से लड़वाइएगा तो लड़ लेगा, लड़ेगा ना। मतलब क्यों, क्योंकि जिसका जितना क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार उसको आप अवसर देंगे तब ना लड़ने का, समझ में। मान लीजिए कि उसका क्षमता राजपाल यादव के तरह है, राजपाल यादव के जैसा है, तो उसको भी हमको राजपाल यादव जैसा ही व्यक्ति देना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए, तब ना वहाँ पर लड़ाई समान होगा। नहीं तो मालूम चलेगा खल्ली को राजपाल यादव से लड़ा दीजिए तो कभी नहीं जीत पाएगा बेचारा। यही है जो है क्षमता के अनुसार अवसर देना, मतलब कैपेसिटी के अनुसार अवसर देना। अगर आप कैपेसिटी के अनुसार किसी के अवसर नहीं दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे समानता नहीं हुआ, वो न्याय नहीं हुआ। हम सबको जो है रोज़गार का अवसर दे रहे हैं कि सबको को हम रोज़गार देंगे, लेकिन वहाँ रोज़गार में वैसे लोगों को जो है आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना जो लेवल में नहीं है, जिनमें क्षमता नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का यहाँ पर क्षमता है, ये मान लीजिए खली है और ये यहाँ पर राजपाल यादव है, तो हमको इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यही सपोर्ट क्या है, रिजर्वेशन है, समझ में, आरक्षण है। कि मतलब आरक्षण में वैसे लोग फाइट करते हैं जो उसी के समान होते हैं। जैसे आपको हम लोगों ने कैटेगरी बना दिया, एसटी कैटेगरी बना, तो यहाँ पे कौन व्यक्ति जो है फाइट करेगा, जो भी एसटी वाले हैं आपस में, क्लियर। और उसमें से जो योग्य होगा वो आएगा। जो एससी है वो एससी में फाइट करेगा ना, जो ओबीसी है ओबीसी में फाइट करेगा। तो
आपको अपने में फाइट करना है क्षमता के अनुसार, एससी को अपने में फाइट करना है, ओबीसी को अपने में फाइट करना है। तो एक समान जो है क्षमता के अनुसार हमने क्या किया, अवसर दे दिया। अब यहाँ रिजर्व कर दिया कि भाई आपका इतना सीट रिजर्व है, आप फाइट करके जो है सेलेक्ट हो जाओ जो क्षमता है। तो इसमें भी फाइट है, लेकिन उनके अपने अनुसार में है। समझ में? ये क्या हो गया, समाजवाद हो गया ना। इक्वलिटी बेस बना रहे हैं हम इक्वल करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट ही क्या है, वंचित और जो है शोषित वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाना। इसमें क्या है कि जब तक जो है इनमें क्षमता नहीं आ जाएगा तब तक जो है इनको क्या मिलेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। जिस दिन क्षमता आ जाएगा जिस दिन जो है इस लेवल पे आ जाएंगे उस दिन सपोर्ट हटा लेंगे। तो रिजर्वेशन भी तो उसी आधार पे है ना। रिजर्वेशन जो है अनंत काल के लिए तो है नहीं, शुरुआत में 10 साल के लिए दिया गया, 10 साल में समीक्षा किया जाएगा, फिर अगर देखेंगे कि और चाहिए तो फिर बढ़ाया जाएगा, फिर 10 साल के बाद उसका समीक्षा होगा, फिर बढ़ेगा। समझ में? तो इस तरह से जो है उसका समीक्षा करते करते अब जो है 2026 है, 30 है, 26 में शायद फिर समीक्षा होगा शायद। ठीक है, तो ये जो है रिजर्वेशन क्या है, तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या समाजवादी कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, समाज को इक्वल लाना। समझ में? तो इसीलिए जो है यहाँ का समाजवाद इसी तरीके का है, सपोर्ट करने वाला, ना कि जो है सरकार नियंत्रण कर ले सबको और जो है अपने हिसाब से बांटते रहे, नहीं, बल्कि सपोर्ट करना। क्लियर? तो यही बोला गया कि जो है जहाँ पे स्पष्ट है संविधान में समाजवादी है, राज्य की नीति में सिद्धांत में देखेंगे तो समाजवादी सिद्धांत मिल जाएगा आपको। ये सब जो है पाठ उसी का है, धन का संकेंद्रण नहीं होना, लोगों को स्वास्थ्य देना, कर्मकारों को मजदूरी देना, ये सब कुछ क्या है, समाजवादी पाठ है। क्लियर? ये समाजवादी जो पाठ है, ये जो बात किया गया कि संविधान में जब इसके लिए प्रोविजन किया गया है तो ये यहाँ भी स्पष्ट होगा, प्रस्तावना में भी क्या होगा, ये स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है, इसी आलोक में क्या किया गया कि जो है स्पष्ट नज़र आने के लिए जो है प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवाद को जो है स्थापित कर दिया गया। क्लियर? चलिए लाइन चेंज कीजिए। देखिए, शब्दकोश के अनुसार समाजवाद का अर्थ उत्पादन तथा वितरण के साधन पूर्णता या अंशतः राज्य के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में होने चाहिए। समाजवाद आय तथा प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता के अंत का दावा करता है। विषमता के अंत का दावा करता है। अंत का दावा करता है। लाइन चेंज कीजिए, लिखिए। भारतीय
संविधान में जिस समाजवादी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिस समाजवादी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है वह पश्चिमी या मार्क्सवादी समाजवाद से पूर्णतः भिन्न है। पूर्णतः भिन्न है मतलब अलग है। ठीक है, उसी में हम कर दे रहे हैं, पूर्णतः भिन्न है। भारतीय समाजवाद में उसी में लिखो, भारतीय समाजवाद में न्याय व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समानता तीनों का ही समान रूप से महत्व दिया गया है। तीनों को ही समान रूप से महत्व दिया गया है। क्या बोला? व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समानता तीनों को ही समान रूप से मतलब इक्वल रूप से महत्व दिया गया है। एवं ये तीनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। पूरक के रूप में कार्य करते हैं तथा इन तीनों का सम्मिलित उद्देश्य बंधुत्व को बढ़ाना है। क्लियर? समझ में आया? थोड़ा और समझो, और बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो, ये इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस में ये वर्ड स्पष्ट रूप से 2 वर्ड्स लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स, लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तो 3 अगर क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछेगा, 3 वर्ड को जोड़ के ही पूछेगा। एक चीज़ जान लो, प्रस्तावना से अगर आपके जेपीएससी में अगर क्वेश्चन मेंस में पूछेगा तो 3 वर्ड को जोड़ के ही पूछेगा, या समाजवाद को जोड़ ले या पंथ निरपेक्षता को जोड़ ले। दो ऐसा है जहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक तो पंथ निरपेक्षता, दूसरा समाजवाद। ताकि दोनों में जो है हमेशा क्या होता है कि विवाद होता है, क्योंकि हमारा जो पंथ निरपेक्षता भी है और हमारा समाजवाद दोनों जो है वेस्टर्न जो है कंट्रियों से अलग है। वहाँ का सेकुलरिज्म अलग है, हमारा सेकुलरिज्म अलग है। तो हमेशा तुलना कर देगा कि विभिन्न देशों के साथ जो है इसका तुलना करते हुए बताइए कि जैसे कैसे अलग है। समझ में? तो हम लोग उसी चीज़ को जो है बोलते हैं ना कीवर्ड, एक कीवर्ड है आपका क्वेश्चन बनने का।
जहाँ पर डिस्प्यूट होता है क्वेश्चन वहीं से राइज होता है। मतलब होता है ना, जहाँ विवाद होता है तो हम लोग छोड़ कर भाग जाते हैं, तो जहाँ विवाद है क्वेश्चन वहीं से एराइज है। नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग का आदत होता है ना कि जहाँ पे झगड़ा होता है कहीं पे, अब बाइक से भी कहीं जा रहे हैं, कहीं देखिए कि झगड़ा हुआ तो रुक के जरूर देखेंगे क्या हो गया भाई। आदत है हम लोग को ताकझाक करने का, है ना। तो इसी तरीके का है, एग्जामिनर का भी यही आदत होता है कि देखिए भाई क्या विवाद हो गया है, अच्छा दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहा है, अच्छा पूछते हैं कि भाई क्या विवाद है, तो ये पूछते रहता है। जहाँ पर डिस्प्यूट होगा ना वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, उस पार्ट को ज़्यादा उठाएगा वो। सीधा क्वेश्चन है तो नहीं उठाएगा। अगर संविधान का सिंपल सा बात है कि विशेषता पूछना है तो भाई संविधान का जो साइलेंट फीचर है, मूल विशेषता, उसको पूछ ले, नहीं पूछेगा जल्दी। जहाँ पे विवाद है, जैसे अब एग्जाम्पल लो, आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन पूछ लिया, जेपीएससी आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा 19 में ये भी नहीं पूछा कि उसमें क्या प्रोविज़न है, आर्टिकल 19 में क्या प्रोविज़न है। सिंपल पूछता तो हर कोई जानता कि भाई आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उसी के अंदर में आपको सम्मेलन करने का, समारोह करने का है, कहीं आने जाने, व्यवसाय करने, सबका स्वतंत्रता दिया हुआ उसमें। वो सिंपल नहीं पूछेगा। अब वो पूछता कि इस किस सीमाएं बताइए, जहाँ पे जहाँ पे डिस्प्यूट होता है। अब सीमाएं बताइए कि भाई ठीक है आपको तो मिल रहा बोलने की आज़ादी, है ना, लेकिन क्या वो बोलने की आज़ादी उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन है या नहीं है। तो बोलने की आज़ादी में क्या हेट स्पीच आएगा? बोलने की आज़ादी में अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो आप क्या गाली उसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। आज़ादी हमको है लेकिन लिमिटेशन है उसका, आप गाली नहीं दे सकते हैं। अभी तो एक और आ गया फेक न्यूज़। आजकल क्या है ना, ये अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन का स्वतंत्रता है ना, उसमें इसका यूज हो रहा है फेक न्यूज़ फैलाने में। मतलब मालूम चला, अभी तो हुआ ना, अभी कार्रवाई हुआ, अमित शाह का एक वीडियो डाल दिया गया आरक्षण वाला पे, तो उसमें कट करके कुछ दूसरा बात हो रहा था, उस पर कट करके डाल दिया गया, तो फेक न्यूज़ है, अब लोगों तक पहुंच गया। लेकिन अगला व्यक्ति का जो नहीं बोला है फिर भी उसकी चीज़ों को दिखा दिया गया और उसको बदनाम कर दिया गया। तो फेक न्यूज़ भी क्या आपकी अभिव्यक्ति का मतलब है कि उसमें आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता में क्या फेक न्यूज़ आप फैला सकते हैं? बहुत सारा फेक न्यूज़ मिलता है, जैसे 2000 के नोट में चिप मिलेगा, है ना, ज़मीन का 200 फीट में डाल दीजिएगा तो भी सरकार पकड़ लेगा, तो फेक न्यूज़ हो गया ना, क्योंकि सरकार पहले खुद ही बोली कि भाई ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फेक न्यूज़ हो गया, गलत न्यूज़ आपको दिया जा रहा है। तो क्या ये है? तो क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पे कि क्या आप अगर पूछना होगा तो पूछ लेगा कि आर्टिकल 19 संविधान में अनुच्छेद 19 के में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताएं, क्या इसके अंतर्गत फेक न्यूज़ को भी शामिल माना जा सकता है? यदि नहीं तो तर्क दीजिए। क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपको बताना कि नहीं फेक न्यूज़ नहीं है कि शामिल नहीं होगा, है ना, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन का पार्ट ही नहीं है। तो उसको उपाय के लिए कई प्रकार का व्यवस्था किया गया है। जैसे यूट्यूब चैनल पे अगर आप गलत न्यूज़ दे रहे हैं तो आप पे बैन लगा दिया जाता है, कार्रवाई किया जाता है, FIR दर्ज किया जाता है, आपको उसके लिए सज़ा भी दिया जाता है। कई लोगों को अभी जेल में गए हुए हैं, है ना। एक पत्रकार यूट्यूबर था कोई जुबैर करके, उसको अभी साथ जाकर उसको जमानत मिला 2 साल के बाद, तो फेक न्यूज़ में ही गया हुआ था, समझ में। तो इस तरीके का है कि आपको लिमिटेशन पूछ लेगा। क्लियर है? हाँ पूछेगा। यूपीएससी में तो पूछ लेता है, जेपीएससी थोड़ा सा भी उतना नहीं जाता है ना, लेकिन फिर भी देखो जो ताज़ा है ना उसको ध्यान में रख के पढ़ना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे अभी अगर देखोगे तो अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? सबसे ज़्यादा आ रहा है कि स्पेशली राज्य और केंद्र के बीच में संबंध का, है ना। तो कई राज्यों
और केंद्र के बीच में संबंध जो है गड़बड़ा रहा है। और हमेशा गड़बड़ कहाँ पर होता है? जहाँ पे विपक्षी पार्टी की सरकार होती है। जैसे झारखंड हो गया, तो झारखंड में तो बहुत इशू चला, समझ में। तो बंगाल है ना, पहले महाराष्ट्र था, कर्नाटक है, तेलंगाना है, जहाँ पे विपक्ष का सरकार, वहाँ पे जो है विवाद ज़्यादा होता है। तो केंद्र राज्य संबंध पे भले वो हो सकता है कि वो करंट वाला पार्ट नहीं पूछे, लेकिन ये हो सकता है कि आपको जो है स्टैटिक पार्ट में जाके केंद्र राज्य संबंध पूछ देगा, समझ में। तो अगर पूछेगा तो एग्जाम्पल देने के लिए आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग बोले कि हम लोग जो है, हम लोग का समाजवाद क्या है कि समाजवाद में जो है 3 चीज़ों पर जो है आधारित बताया गया कि जो है 3 है। एक तो जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। इन 3 चीज़ों पर जोड़ दिए गए। सॉरी, इस पे जो है हम लोग न्याय का बात करते हैं। मतलब न्याय जो है समता से भी आगे बढ़ के बात होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग देखें तो इसमें 3 चीज़ और मिलता है। एक जो है न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है। न्याय हो गया और स्वतंत्रता हो गया, और जो है एक वर्ड है समता। ठीक है। बोला जाता है कि ये जो 3 चीज़ है एक दूसरे का पूरक है। अगर हम लोग बनाएं तो इस तरह से ये जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। एक इस तरह से बन जाएगा समुच्चय, मतलब तीनों जो है एक दूसरे से क्या है? पूरक है। और समाजवाद में जो है इसी को लाने का प्रयास किया जाता है। कहीं पे हम लोग बोलते हैं कि समता को लाएंगे हम, कहीं बोला जाता है कि इक्वलिटी लाएंगे, तो कहीं न कहीं जो है स्वतंत्रता क्या होगा, उसको जो है हम लोग उल्लंघन कर देंगे, फ्रीडम उल्लंघन कर देंगे। और कभी कभी इक्वलिटी लाने के लिए हम लोग जो है न्याय वर्ड को भी क्या करते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जिनके पास संपत्ति का अधिग्रहण ज़्यादा है और कुछ लोग हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, तो अगर हम जिन लोगों के पास हम ले लिए पूरा लेके सरकार के नियंत्रण में कर लिए, तो अगले के साथ तो न्याय कर दिए, न्याय किए कि अन्याय किए? अगले साथ तो इनजस्टिस हो गया ना। मान लीजिए कि उसने मेहनत किया, 20 साल मेहनत करके जो है उसने जो है 10 करोड़ रुपये जमा किया और 10 करोड़ रुपये सरकार उसका ले ली, 10 करोड़ रुपये सरकार ले ली उसका, तो इसका मतलब उसके साथ जस्टिस हुआ कि इनजस्टिस हुआ? इनजस्टिस हुआ। तो कभी कभी कि इक्वलिटी लाना है, लेकिन सरकार को इक्वलिटी लाना है, समता लाना है। समता लाने के लिए क्या कर सकती है? इनजस्टिस भी कर देती है, करती है ना। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है? यही होता है कि आप पूंजीपतियों का जो है ले लेते हैं चीज़ें और जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कभी कभी ये न्याय और कभी कभी स्वतंत्रता, जैसे चाइना है, वहाँ पे समाजवाद तो है लेकिन स्वतंत्रता जो है खा जाते हैं, मतलब उसको नहीं देते हैं। चाइना में क्या है? नहीं देता है सरकार स्वतंत्रता। आपको मतलब सरकार के अधीन ही काम करना है, सरकार जितना बोलेगी उतना कमाना है, जितना जो है आपको धन का जो है प्रोविज़न करेगी उतना धन आपको रखना है। तो कभी कभी आपका जो है न्याय भी जो है ये जा सकता है और स्वतंत्रता भी जा सकता है। क्यों? इक्वलिटी लाने के लिए। लेकिन भारत में क्या किया गया है कि तीनों को जो है पूरक बना दिया गया है। मतलब समता लाने के लिए स्वतंत्रता को जो है उल्लंघन नहीं करेगा और ना जो है न्याय को जो है छोड़ेगा, बल्कि तीनों में बैलेंस करके जो है यहाँ पे समाजवाद लाया जाता है। मतलब यहाँ का समाजवाद का मतलब क्या हो गया कि जो है समता भी लाना है, स्वतंत्रता भी देना है और न्याय भी करना है, तीनों करना है। यहाँ का समाजवाद भी ये है, ठीक है। और इसीलिए जो है कोशिश किया जाता है कि जो है कभी भी इक्वलिटी लाने में कभी ऐसा जो है कोई प्रोविज़न ना किया जाए
जिससे जो है स्वतंत्रता या इनजस्टिस पैदा हो जाए। समझ में आया? इसी का जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि समता लाने के लिए हम लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था दिया, समता लाने के लिए हम लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था दिया, लेकिन यहीं पे आप देख लो कि जो है इसमें दूसरे के साथ अनइक्वालिटी ना हो, इसके लिए क्या किया गया, 50% जो है इसको इस पर कैप डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है दूसरे के साथ इनजस्टिस ना हो। मतलब आरक्षण का जो व्यवस्था है वो 50% में ही होगा, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो कैप डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो। तो ये ध्यान में यहाँ पे समाजवाद को लाया जाता है, लेकिन ध्यान में रख कर लाया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब पहला जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, है ना, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट टाइम संविधान संशोधन हुआ था, और नवीं अनुसूची जो है, नवीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि जो है नवीं अनुसूची में प्रोविजन था कि इसमें जो भी विषय डाला जाएगा उसका न्यायपालिका समीक्षा नहीं करेगी। समझ में आया? तो न्यायपालिका समीक्षा से बचाने के लिए जो है नवीं अनुसूची जो है बनाया गया था। और नवीं अनुसूची में जो है जो पहला जो प्रोविज़न था उसमें जो भी काश्तकारी है, जो भी काश्तकारी अधिनियम जो है पास किया गया और उसमें डाला गया था। अब इसमें देखो प्रोविज़न क्या था कि इसमें जो है धन का जो संकेंद्रण हो गया था, उस धन के संकेंद्रण को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था, मतलब पुनर्वितरण करना था। तो क्या करना था, जैसे मान लीजिए कि खासकर बंगाल, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में जो है कौन सा व्यवस्था चलता था अंग्रेजों के समय में, स्थायी बंदोबस्त, है ना। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जो एक मान लीजिए कि पूरा झारखंड का ज़मीन है, लैंड है, इस लैंड को जो है अंग्रेज मान लिए कि एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नीलामी कर देते थे। जो ज़मींदार ले लेता था उसको ज़मीन का मालिक बना देते थे और उसको कहते थे कि आपको जो है साल में इतना 10 लाख रुपया देना होगा या 5 लाख, जो भी तय करते थे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। पैसा अगर वो देता रहता था तो उसका ज़मीन का मालिकाना हक उसको बना रहता था। समझ में? जब आज़ादी मिल गया तो ज़मीन तो उनके पास ही रह गया, क्योंकि व्यवस्था तो आज़ादी तक चलते रहा, तो ज़मीन जो है ज़मींदारों के पास ही रह गया। क्लियर? अब जब ज़मींदारों के पास रह गया तो जो मजदूर थे, जो कृषक थे, उनके पास तो ज़मीन था ही नहीं, उनके पास ज़मीन था ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में सरकार ने बोला कि नहीं, किसी पास मान लीजिए कि 500 बीघा ज़मीन है, किसी पास 1000 बीघा ज़मीन है और किसी पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, तो सरकार ने जो है पहला संविधान संशोधन किया और इसमें जो है संपत्ति का अधिग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। और इस संपत्ति के अधिग्रहण में जो है जो ज़मीन जिसके पास एक तय किया गया कि जो है 50 एकड़ या 100 एकड़ तक जो है वो क्षेत्र के अनुसार जो है जिसके पास छोड़कर इससे अधिक अगर ज़मीन है तो सरकार उसको ले ली अपने पास। समझ में? सरकार ने ज़मीन को ले लिया। अब किसी के पास 500 है, 1000 एकड़ है, किसी के पास 2000 एकड़ है, ज़मींदार के पास बहुत लंबा बड़ा ज़मीन होता था, तो सरकार जो है 100 एकड़ या 50 एकड़ जो है जो भी तय किया गया छोड़कर बाकी अगर मान लीजिए 1000 है तो 900 एकड़ जो है ज़मीन उसका ले ली। अब इसी 900 एकड़ को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया गया। समझ में? तो 900 एकड़ को जो है जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं था, उन्होंने जो है उनको जो है देना स्टार्ट कर दिया गया। यही क्या था, ये समाजवादी व्यवस्था का ही पार्ट था। लेकिन इनजस्टिस नहीं किया गया, इनके पास भी छोड़ दिया गया। ये नहीं था कि सब ले लीजिए, सब नहीं लिए, उनका जो अपना पार्ट था जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे, छोड़कर बाकी ले लिया गया। लेकिन ज़मींदार भी तेज़ थे, बुद्धि वाले थे, उन्होंने तोड़ निकाल लिया। इसमें बोला गया भाई एक परिवार के लिए जो है 100 बीघा या 100 एकड़ ज़मीन हम छोड़ दिया जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, अगर इनके पास 1000 ज़मीन था तो इन्होंने 10 परिवार बना दिया। समझ में? इन लोगों ने 10 परिवार बना दिया और हर परिवार का 100 अगर हम एकड़ ज़मीन देखें तो 1000 एकड़ ज़मीन इन्हीं पास रह गया, तो सरकार पास गया ही नहीं। इन लोगों ने दिखा दिया भाई हम लोग मान लीजिए कि परिवार में 10-10 लोग, सब अलग कर दिया और सबको बोला कि भाई आपके पास कितना ज़मीन, तो मेरे पास तो 100 एकड़ ही है। अच्छा 100 एकड़ तब तो फिर नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा होगा तब ना लेंगे, तो उतना ही दिखाएगा कि मेरे पास 100 ही है। फिर दूसरा परिवार को कर दिया गया कि भाई आपके पास 100 एकड़, मतलब थे एक ही परिवार, 1000 एकड़ ज़मीन था, लेकिन 10 परिवार बनाकर उसको रख लिया, तो फिर नहीं